आज के लेक्चर में हम दो बातें करेंगे। एक तो प्री कम मेंस प्रिपरेशन कैसे करनी है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम लोग देखेंगे 7 डेज ड्यूटी, हाउ टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर। प्री कम मेंस की तैयारी करने के लिए हिंदू को कैसे पढ़े और क्या चीजें उसमें से छोड़ देनी चाहिए। ठीक, ये 2014 के मेरे पास कुछ नंबर्स हैं कि यूपीएससी की प्रीलिम एग्जाम के लिए 9.5 लाख लोगों ने करीब अप्लाई किया। उनमें से 6.8 लाख पीपल दे डाउनलोडेड द एडमिट कार्ड। उसका प्रिंट आउट निकाल के 4.5 लाख लोग देने के लिए गए, जिसमें से 16,900 को मेंस के लिए सिलेक्ट किया गया, उसमें से 3,300 को इंटरव्यू के लिए और उसमें से 1236 वो फाइनल वैकेंसी में आए, जिसके अंदर जो टॉप 5 थे उसके अंदर 4 लड़कियां थी। अब ये वाला जो लॉट है 4.5 लाख लोग और ये 9.5 लाख लोग, दीज आर ऑल JBPS, जस्ट बिकॉज पापा सेड दे आर गिविंग द एग्जाम। ये अपने लिए, अगर आपको कोई ये डराता है कि इतने 10 लाख लोग परीक्षा के लिए अर्जी डालते हैं तो अपना नंबर नहीं लगेगा, दैट इज रॉन्ग। आप लोग किधर है, आप यहाँ पर हैं और आपने इधर जाना है। देखिए 1236 ये नंबर पहले से फिक्स होगा वैकेंसी का, मल्टीप्लाई दैट बाय 3, उतने को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, उससे इतने ज्यादा को मेंस के लिए बुलाएंगे। सो यू आर समवेयर हियर। अब यहाँ जो बैठे हैं वो लोग जो तैयारी करते हैं, आई वुड क्लासिफाई देम इनटू 2 पार्ट्स। एक जिनको मैं बोलता हूँ लवर्स। लवर्स कौन होते हैं कि उनके लिए जीएस क्या मतलब, दे विल से कि ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, साइंस टेक है, करंट अफेयर्स है, दैट इज जीईपी, HSC, गैप HSC। इसमें थोड़ा थोड़ा कभी कभी मूड आए तो वो पढ़ते रहते हैं। व्हाट आर द सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस लवर्स? एक तो वो हमेशा दे आर मटीरियल का वो स्कैवेंजिंग करते हैं कि ये मेरे को डीवीडी मिल जाए, मैं वहां से कुछ मटेरियल डाउनलोड कर लूँ, इसका ये आ गया मॉक टेस्ट एंड सो ऑन। लेकिन उसे कभी वो पढ़ेंगे नहीं, प्रोसेस नहीं करेंगे, बस वो कैसे बटोरता रहो। कभी वो नोट्स नहीं बनाएंगे, वो एवर नोट या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया, पूरा का पूरा हिंदू आर्टिकल उसमें कट पेस्ट मार दिया, दे आर थिंकिंग कि मैंने नोट बना लिया। नहीं, आपने कुछ पढ़ा है, उसे प्रोसेस किया, डाइजेस्ट करके 4 पॉइंट के अंदर कुछ लिखा, दैट इज कॉल्ड नोट। पूरा कट पेस्ट मारो, वो नोट नहीं है। करंट अफेयर्स के नाम पे द हिंदू वो कभी पढ़ते नहीं, रैंडमली कभी देख लिया। अदरवाइज कॉम्पिटिटिव मैगजीन, वेबसाइट, विकिपीडिया, मूड के हिसाब से काम चलता है। ज्यादातर अपना ये समय ऑनलाइन फोरम, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डिबेट्स में व्यतीत करते हैं कि यूपीएससी का कट ऑफ इतना रहेगा, इस बार ऑप्शनल निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, XYZ थिंग। तैयारी उनकी मूड के हिसाब से चलती है, फ्रेगमेंटेड। आज कुछ ज्योग्राफी पढ़ लिया, कुछ मूड आया तो करंट देख लिया, फिर 2 हफ्ते अगर कोई सोशल फंक्शन है, क्रिकेट मैच है तो छोड़ दिया, एंड सो ऑन। मॉक टेस्ट वो देते नहीं, देंगे तो उसका एनालिसिस नहीं करेंगे रिजल्ट आने के बाद कि मेरे हिस्ट्री में कम मार्क आए तो मुझे ये किताब पढ़नी चाहिए, इतना इंप्रूव करना चाहिए, नथिंग। सो दीज आर व्हाट आई कॉल लवर्स। उसके सामने किलर्स, कातिल कौन होते हैं? वो ज्योग्राफी को ज्योग्राफी के रूप में नहीं देखेंगे, दैट इज मेड अप ऑफ ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट। क्योंकि यूपीएससी की प्रीलिम्स में आप पाएंगे कि प्रश्न इस प्रकार से निकलते हैं। इकोनॉमी ठीक है, पॉलिटिक्स ठीक है, हिस्ट्री वो पढ़ेंगे, साथ ही कल्चर अलग से पढ़ेंगे, साइंस टेक देखेंगे, करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में खास वो भार देंगे इंटरनेशनल रिलेशन एंड डिफेंस पर। क्योंकि अब की प्रीलिम्स पिछले 2 साल की, वहां करंट अफेयर्स के नाम पे जो पूछ रहे हैं दैट इज मोस्टली फ्रॉम IR एंड डिफेंस। तो ये किलर लोग ऐसे कुछ देखते हैं। एंड एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग वो रहता है द हिंदू न्यूज़पेपर, जिसके अंदर से वो करंट वगैरह यहाँ वहां वो जोड़ते रहते हैं। अब प्री कम मेंस तैयारी करनी हो तो प्रीलिम का तो थोड़ा सिलेबस अपने दिमाग में आ गया, ओके, कि ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर और ये सारी चीजें। अब उस हिसाब से अगर हम एनालिसिस करें पिछले 3 सालों के प्रीलिम एग्जाम का, 2013 है, 14 है, 15 है। सबसे पहले हम आते हैं IR पे। 2011 के अंदर CSET सिस्टम आया, ऑप्शनल सब्जेक्ट को प्रीलिम से निकाल दिया एंड अदर थिंग्स आपको पता है। उसके पहले वाले पेपर आप देखें तो पाएंगे पर्सनल न्यूज पूछा जाता, पिन कि लॉन टेनिस में इसने इसको हराया, इसको नोबेल मिला, XYZ थिंग। तो आप पाते हैं कि ये 2013, 14, 15 के अंदर इस प्रकार की चीजें नहीं आती है कि स्पोर्ट्स में कौन जीता, किसको पद्मश्री, पद्म भूषण मिला, नथिंग। वो जो पूछते हैं करंट के नाम पे, दैट इज मोस्टली फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशन एंड डिफेंस रिलेटेड थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल कि ये फोर्टलेजा डिक्लेरेशन वो कौन सी समिट के साथ एसोसिएटेड है, या फिर इसी प्रकार के समिट कुछ हुआ, कोई प्रोग्राम हुआ। तो अगर डिफिकल्टी के रूप में मेरे को देखना हो तो हाँ, इजी टू मॉडरेट लेवल पे था। अगर द हिंदू न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, कवर हो जाता है। देन कम साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी। हम पाते हैं करीब 10 के आजू बाजू सवाल निकल रहे हैं, और ये कितने पुराने वर्षों में आप पाएंगे कि बहुत टेक्निकल निकलता था कि आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग उसका डिटेल में पढ़ के जाओ, मेडिकल साइंस उसका डिटेल में पढ़ने जाओ। अभी वो नहीं है। सवाल मुश्किल तो होते हैं बट थोड़ा ही एनसीईआरटी से आगे, मतलब हाथ आया पर मुंह ना लगा, ऐसी फीलिंग ज्यादातर मिलती है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि कहीं पे भी मेरे को वो जवाब नहीं मिल रहा था। सो दे आर पिंच हायर देन एनसीईआरटी, अदरवाइज ये भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कल्चर,
कल्चर में आप पाते हैं 2014 के अंदर 14 सवाल पूछे और वो उनका पागलपन फिर आके कम हो गया 2015 में, केवल 3 सवाल पूछे गए और उसके अंदर 2 सवाल ऐसे आराम से आप NIOS मटेरियल पढ़ के जाते वो कवर कर सकते थे। तो पहले वाले जो उनका पागलपन चल गया था वो अब इस बार नहीं मिला अपने को। देन हिस्ट्री में हम पाते हैं कि 7 से 11 के रेंज में सवाल निकल रहे हैं। ज्यादातर फ्रीडम स्ट्रगल से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन पिछले साल जितने आसान थे फ्रीडम स्ट्रगल के सवाल उससे ये थोड़ा कठिन है। क्यों कठिन है आगे स्लाइड में हम सैंपल क्वेश्चन के साथ देखेंगे कि पहले अगर एक स्पेक्ट्रम की किताब रट्टा मार लिया होता तो भी ये 6 में से 5 सॉल्व हो जाते। इस बार ये 11 सवाल थे, उसमें से 5 करना भी उस हिसाब से मुश्किल था। देन कम्स पॉलिटी, तो ये भी 12-15 की रेंज में कुछ सवाल निकल रहे हैं। करंट अफेयर्स में से कुछ भी नहीं पूछते और ज्यादातर ये लक्ष्मीकांत का रट्टा मारो जिंदाबाद किया हो आराम से सॉल्व हो जाता है। इकोनॉमी, हम पाते हैं कि इकोनॉमी ये जो कल्चर और एनवायरनमेंट पहले से कम हुआ वो स्पेस अब इकोनॉमी ने ले लिया है। पहले 10 सवाल थे 2014 में, 2015 में 21 सवाल और ये ज्यादातर इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं। करंट अफेयर्स में से जनधन योजना और 14 फाइनेंस कमीशन ऐसे 3-4 ही टॉपिक पूछे गए। अदरवाइज इट वाज मोस्टली फ्रॉम द थियरी एंड कंटेम्पररी इश्यूज, तो ये भी आराम से सॉल्व किए जा सकते थे। एग्रीकल्चर, मैंने बताया कि ज्योग्राफी को केवल ज्योग्राफी के रूप में हम नहीं देखते, एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट अलग से देखना पड़ता है। तो बीच में आपको पता है कि सिविल सर्विस का प्रीलिम एग्जाम और फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम एग्जाम दोनों को कंबाइन कर दिया है। 2014 का प्रीलिम पेपर आप देखें तो ये एग्रीकल्चर इतना टेक्निकल पूछा गया कि जो एक्सक्लूसिवली IFOS के लिए तैयारी कर रहा है, मतलब BSc MSc उसने बॉटनी एग्रीकल्चर जूलॉजी ऐसा कुछ किया हो वो सॉल्व कर सकता था, अपने ये बस की बात नहीं थी। बट इस साल जो सवाल निकले वो रिलेटिवली देवर मॉडरेट टू इजी क्वालिटी। अब ज्योग्राफी के अंदर क्या, हाँ 10-12 सवाल निकलते हैं। इस बार के ज्यादातर सवाल मैप बेस्ड थे, सीधा मैप आपको नहीं दिया था बट इट रिक्वायर्ड कि आपको मैप दिमाग में याद हो और आप फिर प्लेसेस को वहां पे रख सको। मॉडरेट क्वालिटी के क्वेश्चन थे। एनवायरनमेंट में क्या, अगेन 2014 में जो एकदम टेक्निकल सवाल पूछे गए एनवायरनमेंट के वहां से डायल्यूट होके इस बार जो है इजी टू मॉडरेट, और ज्यादातर इसमें से NCERT NIOS से हम लोग ये सवाल भी सॉल्व कर सकते थे, हम अभी सैंपल में देखेंगे। सो ओवरऑल प्रीलिम पेपर का कुछ ऐसा चित्र अपने को देखने को मिलता है कि आप जूनियर से पूछो या सीनियर से, हर एक बंदा बोलेगा कि 2014 की अपेक्षा 2015 का पेपर काफी आसान था। लेकिन आसान था इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग सिलेक्ट होंगे, वो तो ऊपर से नंबर मल्टीप्लाई फिक्स है। ठीक, अब यूपीएससी का हर एक जो सवाल निकलेगा इट इज अ ब्यूटी इन इटसेल्फ कि आपको कैसे ट्रैप करने के लिए उसने 4 ऑप्शन सेट किए हैं। 2015 की परीक्षा के ज्यादातर MCQ मैंने इसी स्लाइड में कवर कर लिए हैं, बट उससे पहले क्या हो रहा था, सो दिस इज द बुक दिशा पब्लिकेशन का लास्ट 21 ईयर CSET पेपर टॉपिक वाइज दिए हैं, वो आप लाइब्रेरी में से एक बार आराम से देख लेना ताकि आपको पता चले कि मुझे इस प्रकार का तैयार करना है, दिस आई कैन इग्नोर, कि ये पद्मश्री पद्म भूषण कौन जीत रहा है ये अपने को नहीं पूछते तो यू कैन इग्नोर। तो प्रीलिम का एक तो पहले एनालिसिस आराम से कर लो, फिर मेंस का भी इस प्रकार से एनालिसिस कर लो। तो पिछले 3 साल से मैं कर रहा हूं, आप साइट के डाउनलोड सेक्शन में जाओ और पेपर 1, 2, 3 का आपको मिल जाएगा, तो वो आराम से पढ़ लेना। आगे और बात, अगर प्री कम मेंस तैयारी करनी है तो मेंस का एक तो सिलेबस दिमाग में होना चाहिए ताकि जब भी कोई भी न्यूज आइटम आए यू कैन क्लासीफाई कि ये चीज 1 में आएगी या 2 में या 3 में। तो GS मेंस पेपर 1 का सिलेबस क्या है, ये सिलेबस है इतिहास, विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास, आजादी से पहले आजादी के बाद, सोशियोलॉजी रिलेटेड कंसेप्ट कौन से, कम्युनलिज्म, रिजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, XYZ, विमेन रिलेटेड इश्यू, ठीक है, पॉवर्टी अर्बनाइजेशन आता है। ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल लोकेशन फैक्टर्स, और उसमें भी ये क्लाइमेट चेंज एंड उस प्रकार के कुछ टॉपिक्स हैं। दैट इज जनरल स्टडीज पेपर 1। पेपर 2 में क्या आएगा, एक तो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे देशों के साथ उसका कंपैरिजन करो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स पॉलिसीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स, गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, फिर रोल ऑफ सिविल सर्विस, प्रेशर ग्रुप, NGO, और इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर एक तो डायस्पोरा और डिप्लोमेसी कैसी, भारत, उसके नेबर्स, फिर बड़े पावर्स, ठीक है, और दूसरे रीजनल और इंटरनेशनल ग्रुप्स। लेकिन हर एक जगह पे याद ये रखना है, इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। मतलब रशिया और चाइना आपस में लड़ जाए या रशिया अमेरिका कुछ करे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, हमने सिर्फ ये देखना है कि भारत को उससे क्या फायदा या नुकसान हो रहा है, तो उस प्रकार के न्यूज पे आपने कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। देन वी कम टू GS पेपर 3। एक तो इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट और बजटिंग रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे, एग्रीकल्चर के क्रॉपिंग पैटर्न, इरिगेशन सिस्टम, सब्सिडीज,
एनिमल रियरिंग, वो सारी चीजें, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, साइंस टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, ऑर्गेनाइज क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग एंड सो ऑन। तो मतलब, और GS4 एथिक्स है, बट अभी उसमें हम नहीं जा रहे हैं। सो प्रीलिम के अंदर GS पेपर 1 और मेंस के अंदर GS पेपर 1, 2 एंड 3। अब जब भी आप कोई किताब पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, न्यूज़पेपर, कोचिंग मटेरियल, तो दिमाग में विजुलाइज करना कि ये मेरे पास टॉपिक आया या कोई भी किताब आई, क्या वो प्रीलिम के लिए रेलेवेंट है, क्या वो मेंस के लिए रेलेवेंट है, अगर है तो कौन से पेपर में, 1, 2 या 3 में, या फिर कि वो इंटरव्यू के लिए कोई काम की चीज है। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात के अंदर ये कोई सागर खेड़ू या अमृतम योजना आ गई, मे बी इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम और मेंस, लेकिन इंटरव्यू के लिए वो करना पड़ेगा। एंड लास्टली, सम आई कॉल फॉर्डर पॉइंट्स। फॉर्डर पॉइंट्स कैसे, मान लो आज न्यूज़पेपर में ऐसा आया कि तमिलनाडु के अंदर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पुरुषों को और महिलाओं को स्पेसिफिक ड्रेस कोड में ही टेंपल में एंट्री लेनी होगी, जिसके अंदर महिलाओं को केवल साड़ी पहन के जाना होगा। इन अदर वर्ड्स क्या हुआ कि महिलाओं को जीन्स पहनने की मनाही है टेंपल में जाते वक्त। तो दिस इज वन पॉइंट। सेकंड, कल अगर न्यूज आ जाए कि बॉर्डर एरिया के अंदर जो अपना सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, वहां 50% डिप्लॉयमेंट महिलाओं को होगा। तीसरे दिन कुछ और आएगा कि 33% रिजर्वेशन देंगे। ओके, तो ये इंडिविजुअली हो सकता है कि इतना प्रश्न इसमें से ना निकले, बट कलेक्टिवली इन सभी पॉइंट्स को आप जोड़ो, मे बी कि आप मुख्य परीक्षा में कोई निबंध लिखना है, विमेन एम्पावरमेंट का इश्यू लिखना है, इंटरव्यू में बात करनी है, देन यू कैन कंबाइन। तो उनको मैं बोलता हूँ फॉर्डर पॉइंट्स। देन देयर इज पिन। पिन इज पर्सन, प्लेसेस इन न्यूज, बुक्स, ऑथर, अवार्ड, बिजनेस, जीके, स्पोर्ट्स। अब ये यूपीएससी की MCQ लेवल पे अपने को ज्यादातर दिखता नहीं है, लेकिन नॉन यूपीएससी एग्जाम जितनी भी आएंगे, RBI हो, IBPS, XYZ, वहां आपने करना पड़ेगा। दूसरा, यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए भी ये पिन तो करके जाना पड़ेगा। समटाइम्स आप बात कर रहे हो कुछ अकाउंटेबिलिटी ऑडिटिंग की, और वो अचानक से आपको डिरेल करने के लिए पैनल मेंबर पूछ ले, हु इज द CAG ऑफ इंडिया या हु इज द इलेक्शन कमिश्नर, तो हाँ, बड़े नाम अपने को तैयार तो करने हैं। एंड लास्टली, सम आई विल कॉल कॉस्ट बेनिफिट इज बैड, कि वो यहाँ कहीं पे क्लासीफाई तो होंगे, बट उतना उसका कॉस्ट बेनिफिट अपने को मिलेगा नहीं। इतनी सारे कुछ याद रखो और पूछने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो अभी इस स्लाइड, आगे की सभी स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि जनवरी 2016 के अंदर हिंदू के अंदर क्या क्या न्यूज आई, उसके अंदर ये कहाँ कहाँ फिट होता था, उस हिसाब से हम न्यूज कैसे पढ़ेंगे। ठीक, अब शुरू करते हैं कि ये अपना जो था जनरल स्टडीज फॉर अ किलर, वो कैसे तैयारी करेगा। वो जब भी ज्योग्राफी देखेगा तो प्रीलिम के लिए भी देखेगा, साथ साथ मेंस के पेपर 1, 2 और 3 के लिए भी। 1 के अंदर तो है ही, 2 के अंदर कैसे आएगा, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर भारत या चीन को अफगानिस्तान या ईरान या कहीं पर क्यों दिलचस्पी है, नेचुरल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी सिक्योरिटी, कहीं ना कहीं वो चीजें आएंगी, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ट्रेड कॉरिडोर, सारी बातों में। पेपर 3 के अंदर आएगा एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक्स। एग्रीकल्चर भी पेपर 1 में आएगा, पॉवर्टी, हंगर रिलेटेड इश्यूज। पेपर 2 में है हाँ सरकारी स्कीम और योजनाएं, और पेपर 3 के अंदर एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग पूरा टॉपिक है। एनवायरमेंट आएगा, हाँ पेपर 1 में है वो क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर और उनका जियोफिजिकल फिनोमिना। पेपर 3 में हाँ एनवायरमेंट है। इकोनॉमी भी पेपर 1 में आएगा, यस पॉवर्टी रिलेटेड, डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज। पेपर 2 के अंदर आएगा, यस इंटरनेशनल रिलेशन में आप जितना निकालो कहीं ना कहीं इकोनॉमी साथ साथ जुड़ी हुई है। पेपर 3 में अगेन टॉपिक खुद ही है। सेम वे पॉलिटी पेपर 1 में आएगा, कैसे ये कम्युनलिज्म, विमेन एम्पावरमेंट, इनडायरेक्टली दे आर एसोसिएटेड। पेपर 2 में वो टॉपिक के रूप में ही है। हिस्ट्री इज इन पेपर 1 एंड पेपर 2, कैसे नाम पंचशील वो सारा IR में आप कहीं ना कहीं जुड़े तो वो पेपर 2 का मुद्दा हो जाएगा। सेम वे कल्चर में अपना नॉन वायलेंस और वसुदेव कुटुंबकम चीजें हैं, तो वो पेपर 1 में भी है, पेपर 2 के अंदर भी। साइंस टेक्नोलॉजी पेपर 2 में आएगा, यस IPR इशू की बात करो, ग्लोबल ट्रेड की बात करो। पेपर 3 में ये टॉपिक के स्वरूप में ही है। करंट अफेयर्स में स्पेशली दिस इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 1 में कैसे आएगा, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। पेपर 2 में IR टॉपिक के स्वरूप में ही है। पेपर 3 में इकोनॉमी रिलेटेड भी आएगा और ऑर्गेनाइज क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी में भी आएगा। सो व्हेनेवर अब जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो एक तो कहाँ पे काम का है और मैं कहाँ उसे क्लासीफाई करूँ, और ये सारी चीजों में भी PMIF, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, फॉर्डर, पिन, कॉस्ट बेनिफिट इज बैड, इस प्रकार से विजुलाइज करके चलना है। अब हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि साइंस टेक की तैयारी कैसे करें। जो सवाल प्रीलिम और मेंस में मैं देख रहा हूँ, एक तो होता है पब्लिक हेल्थ रिलेटेड, जहां बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, स्कीम, पॉलिसी, ये कुछ चलता है। देन IT रिलेटेड टॉपिक्स, तो GS2 और GS2 के अंदर है ई गवर्नेंस, GS3 के अंदर साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा है, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर है, इनोवेशन रिलेटेड चीजें चलती हैं। फिर स्पेस रिलेटेड, एक तो कि कोई एजेंसी कुछ कर रही हो, सैटेलाइट वगैरह छोड़ दिया, इसरो, नासा, और दूसरा ब्रह्मांड में अपने आप कुछ हो रहा हो, नया कोई सितारा या प्लैनेट कुछ डिस्कवर हो गया। डिफेंस में 2 चीजों पे फोकस करेंगे, एक तो ज्वाइंट एक्सरसाइज कौन सी हो रही है और नए
भारत के द्वारा डीआरडीओ वगैरह के द्वारा क्या इन्वेंशन हो रहे हैं। फिर जो इन चारों में फिट ना हो ऐसी चीजें, दैट इज इंजीनियरिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट कुछ चल रहा हो, एनर्जी रिलेटेड नया फ्यूल सेल निकाल लिया, पॉल्यूशन से लड़ने के लिए कुछ कर दिया, एग्रीकल्चर में वो अलग अलग जात के कुछ हाइब्रिड अपने सीड्स निकाल दिए, ऑटोमोबाइल से यहाँ पर भी कुछ डिफेंस के साथ एलाइड निकल गया, तो वो सारी चीजें। नाउ विल स्टार्ट विद पब्लिक हेल्थ। और ये पूरा साइंस के अंदर मैंने बताया कि प्रीलिम्स के अंदर जो पूछा जाता है इट इज जस्ट पिंच डिफिकल्ट देन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से थोड़ा आगे निकल के, और मेंस के अंदर ज्यादातर वो एनालिटिकल टाइप के सवाल। 2015 की प्रीलिम का सवाल देखते हैं। H1N1 वायरस इज एसोसिएटेड विद एड्स, बर्ड फ्लू, डेंगू, स्वाइन फ्लू। अब आप में से कितने लोग इसको स्किप कर दोगे? नोबडी। अटेम्प्ट करेंगे उनमें से कितनों को लगता है कि जवाब होना चाहिए बी? डी। कुछ लोग एक भी जगह पे हाथ नहीं खड़ा किया है। सो आई वुड प्रिज्यूम कि वो ये सोच रहे थे कि मार्क एंड रिव्यू में रखेंगे और परीक्षा के जब 15 मिनट बाकी हो तो मैं ओएमआर शीट में अपने ब्लैक डाउन्स काउंट करूंगा कि 1 2 3 4 करके 50 हुए, और सीनियर ने तो बोला था 60 होने चाहिए। अब ये H1N1 तो मतलब एड्स और डेंगू तो नहीं है, मतलब बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू से कुछ होना चाहिए, और तुक्केबाजी में मैं टिक करता हूँ, ठीक है। सो दैट इज अ रॉन्ग वे। इसका जवाब क्या है? स्वाइन फ्लू है। और वो जवाब क्यों है? 5 फरवरी 2015 के आर्टिकल में वो दिया था द हिंदू के अंदर। अब मलेरिया तो वो कौन से मतलब मच्छर से होता है, डेंगू किससे होता है, ऐसी सारी चीजें आपको जनरल स्टडीज मैनुअल, ल्यूसेंट जी के बुक, इन सब में मिल जाएंगी। लेकिन ये कि H1N1 किसके साथ, H5N1 किसके साथ, वो सारी चीजें ज्यादातर ऐसे बुक्स के अंदर नहीं है, हिंदू के अंदर आता रहता है। दैटफॉर वन रीजन व्हाई यू शुड रीड द हिंदू न्यूज़पेपर। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि ये इबोला वायरस कहाँ पे पाया गया। 2015 की प्रीलिम के ही हम क्वेश्चन देख रहे हैं, तो जवाब होगा गिनी, सियरा लियोने, लाइबेरिया। ये 5 अगस्त को पूछा गया, हिंदू में दिया था, और मेरे ख्याल से 23 अगस्त को ही परीक्षा थी। तो ये क्या बताता है? पढ़ते रहना चाहिए न्यूज़पेपर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ जाए अपने लिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर एक चीज हिंदू में है वो भगवान समझ के रटते रहना है। जनवरी 2016 में ये चीज आई, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया, और जब भी ऐसा कोई सर्वे आ जाए, वो चाहे इकोनॉमिक सर्वे हो, कोई सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, माल न्यूट्रिशन, हंगर रिपोर्ट, फैमिली XYZ, देन हिंदू विल गो क्रेजियर देन यूजुअल, कि 1 हफ्ते तक रोज उसका ऐसा डेटा एनालिसिस वो देते रहेंगे। ये अपने लिए काम का नहीं है, और इसका मैं आपको कारण बताऊं। ये सारी चीज का जो भी पुलिंदा बनेगा कि अपना IMR इतना बड़ा या कम हुआ, MMR की ये मोर्टेलिटी यहाँ ज्यादा है कम है, वो सारी चीजें आपको जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसके HRD ह्यूमन डेवलपमेंट रिलेटेड चैप्टर्स में वो चीज मिल जाएगी, इसका पूरा जिस्ट, और दूसरा जो भी काम का है। तो अगर प्रीलिम या मेंस के लिए कुछ तैयार करना है तो वो क्या करोगे आप? इकोनॉमिक सर्वे, ऐसा ये डेली इसका ये हुआ इतने परसेंटेज, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, और ऐसे नंबर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर प्रिपरेशन। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि पूरा छोड़ ही दो फैमिली हेल्थ सर्वे। उसी की सीरीज में ये 1 हफ्ते तक जब चल रहा था, हिंदू में ये पूरा आर्टिकल आता है कि ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को हाइपरटेंशन की समस्या हो रही है, और लंबी चौड़े उन्होंने परसेंटेज दिए, ठीक है। ये कुछ काम का नहीं, बट ये वाली चीज काम की थी कि गांव में भी हाई स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है क्योंकि इनकम और एग्रीकल्चर की समस्याएं हैं, और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पोटेशियम रिच फूड लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये समस्या और बढ़ रही है। तो अदर्शन रीजनिंग में आपको पूछ सकते हैं, अदर्शन ग्रामीण इलाकों में हाइपरटेंशन की समस्या पिछले सालों में बढ़ी है, और रीजन कि ग्रामीण लोगों की डाइट के अंदर पोटेशियम रिच फूड का अभाव रहता है। तो जवाब क्या होगा? बोथ A and R करेक्ट एंड R इज एक्सप्लेनिंग A। तो इस प्रकार से कुछ कुछ चीजें अपने को काम में आ सकती है। जब भी साइंस टेक या मेडिकल रिलेटेड कुछ चले तो आप डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चीजों पे ध्यान दें न्यूज़पेपर में। ये क्या है? फेटल फेमिलियल इंसोम्निया एक प्रकार का हेरिडिटरी डिजीज है, और एक टर्म दी गई प्रायन डिजीज। प्रायन डिजीज ऐसे रोग हैं जो मनुष्य को भी हो सकते हैं और जानवर को भी हो सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है मैड काउ डिजीज। तो ये अपने को प्रीलिम में पूछ सकते हैं, और मेरे ख्याल से किसी भी जनरल स्टडीज मैनुअल, कोचिंग मटेरियल कहीं पे भी ये नहीं दिया है। तो इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी डेफिनेशन आपने देखती रहनी चाहिए। पिछले साल इबोला चला था, अब आ गया जीका वायरस। तो इस प्रकार की ये जो होता है स्मार्ट आर्ट या इंफोग्राफिक्स, ठीक है, वो हिंदू में हमने देखने चाहिए। अब यहाँ पर टर्म दी गई है माइक्रोसिफाली। माइक्रोसिफाली का मतलब ये होता है कि बच्चे का ये जो मस्तिष्क होना चाहिए वो सामान्य आकार से छोटा होता है। तो आपको MCQ बना सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोसिफाली, और 4 चीजें आपको दे दी। सो इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी आप देखिए। फिर कौन सी कंट्रीज में जीका वायरस ने अफेक्ट किया ये भी आप पा सकते हैं। मैक्सिको है, वेनेजुएला एंड दिस। तो इबोला वाला कहां पर था नक्शे में? इधर
अफ्रीका वाला सियरा लियोन गिनियन, ठीक। तो इस प्रकार से अगर आपको कुछ पूछा जाए तो आप कर सकते हैं। कौन सा मॉस्किटो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। तो ये क्या है, न्यूज़पेपर के अंदर से आप ये कटिंग कुछ बनाते रहिए, कहीं नोट करते रहिए, आपको ये मदद करेगा। फार्मेसी और मेडिसिन रिलेटेड भी चीजें बहुत आती हैं और हम पाते हैं कि ऐसे मुख्य परीक्षा में सवाल कभी कभी निकलते हैं। एक दवाई है सोवाल्डी या सोफोबुविर। इसका काम क्या है? ये हिपेटाइटिस सी के खिलाफ लड़ने के लिए दवाई है। पुराने सालों में एक ट्रेंड ऐसा भी था कि आपको दवाई का नाम देके पूछते थे कि ये किस में यूज कर सकते हैं। सो इस प्रकार का एमसीक्यू एक बन गया। अब मेंस के लिए ये क्या मुद्दा है? जीलियड साइंस ऐसी एक कंपनी है जिसने इसका पेटेंट निकाला है और भारत की कंपनियों को बोला है कि आप उसका जेनेरिक वर्जन बना के बेच सकते हो, हम छूट देते हैं, प्रोवाइडेड कि वो दवाइयां आपने मिडिल इनकम हाई बर्डन कंट्रीज, दूसरी जो अफ्रीका वगैरह में हो, वहां आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। अब आप सोचिए इससे क्या होगा नुकसान। भारत जो कि विश्व में इट इज कुछ लोग बोलते हैं कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, हम लोग जेनेरिक मेडिसिन में अपना नंबर 1 है, हम लोग ये गरीब देशों के अंदर ये सारी चीजें बेचते हैं। तो अगर हम इस प्रकार के वॉलंटरी लाइसेंस एग्रीमेंट में चलना शुरू कर दिए तो वो अपना एज चला जाएगा। तो मुख्य परीक्षा में कई बार एक आपको स्टेटमेंट देते हैं और फिर डिस्कस इन दिस कंटेक्स्ट की क्या हो सकता है, तो ये काम की चीज आ गई। सेम ये इंटरव्यू के लिए भी काम का हो जाएगा जिन्होंने फार्मेसी या मेडिसिन किया है। तो ठीक है, ये पब्लिक हेल्थ रिलेटेड हमने कुछ बातें